सानिया गांव की एक बेमिसाल खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखें कजल सी गहरी और होंठ गुलाबी अमृत। बाजार में उसकी मिठाई की छोटी दुकान थी, जहां हर सुबह वह सज स्वर कर अपने नाजुक बदन पर इत्र छिड़कती, जिसकी लुभावनी महक से कोई भी नौजवान पागल हो जाता। रास्ते भर वही खुशबू हवा में लहराती, लोगों को उसकी ओर मोहित कर लेती, जैसे कोई जादुई आकर्षण हो। एक शाम दुकान समेटकर घर लौट रही थी कि पीछे कदमों की सरसराहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सन्नाटा था। सानिया ने सोचा कि उसका यह भ्रम है और आगे बढ़ी। अचानक उसके सामने एक डरावना जिन्न खड़ा था, दिखने में इंसानों जैसा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। सानिया भागना चाही, लेकिन पैर पत्थर जैसे झर हो गए। जिन्न करीब आया और सानिया को ऐसी भूखी नजरों से घूरा मानो इंसानी हुस्न का पहला दीदार हो। गहरी कंपकंपाती आवाज में बोला, तू मेरी मुकद्दर है सानिया, मैं तुझसे निकाह करूंगा। सानिया सन्न रह गई, सांसें थम सी गईं। तभी जिन्न ने एक चमकदार थैला उसके सामने दिया। उसमें सोने चांदी थे। सानिया की नजरें लालच से चमकी। परिवार के कर्ज, गांव की भूखमरी का इलाज। वह बोल न सकी, और उस रात जिन्न ने जो किया वह सानिया को हिला दिया। सानिया को पैसों की तरफ थी, इसलिए वह जिन्न को कुछ कह न सकी, और फिर उस जवान लड़की के साथ जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। अमीना की मिठाई की दुकान। वह दुकान कम और एक उम्मीद का दिया ज्यादा लगती थी, जो हर शाम जलने की जद्दोजहद में टिमटिमाकर बुझ जाता था। दुकान के नाम पर लकड़ी का एक पुराना घुन लगा तख्ता था, जिस पर रखी शीशे की अलमारी में मिठाइयों से ज्यादा मक्खियां भिन भिनाती थीं। सानिया उस गांव की कीचड़ में खिले किसी अछूते कमल की तरह थी। उसकी रंगत सुबह की पहली धूप में नहाई ओस की बूंद सी थी, जिसमें एक कुदरती चमक थी। जब वो चलती तो उसके कमर तक आते काले रेशमी बाल ऐसे लहराते जैसे सावन की कोई काली घटा मदमस्त होकर झूम रही हो। लेकिन यह खूबसूरती उसके लिए एक वरदान से ज्यादा एक जहमत थी। यह एक ऐसा बेशकीमती हीरा थी जो कोयले की खान में अनजाने में पड़ा रह गया हो, जिसकी चमक बाहर की दुनिया देख नहीं पाती थी, और जो अंदर ही अंदर उसे और अकेला और पराया बनाती जा रही थी। गांव की औरतें उसे देखकर फुसफुसाती, अल्लाह ने हुस्न तो दिया पर नसीब लिखना भूल गया। और मर्द उसे ऐसी नजरों से देखते जैसे वो कोई मिठाई हो जिसे वे चखना चाहते हो। इस गरीबी, माँ की अथक मेहनत और दुनिया की चुभती नजरों से मीलों दूर सानिया ने अपनी एक अलग निजी दुनिया बसा रखी थी। यह दुनिया 6 इंच की एक चमकदार स्क्रीन में कैद थी। उसका पुराना सेकंड हैंड मोबाइल ही उसका दोस्त, उसका हमराज और इस बेरंग जिंदगी से भागने का एकमात्र रास्ता था। जब अमीना भोर के पहले अंधेरे में उठकर लकड़ी के चूल्हे पर खोया भून रही होती और उसके धुएं से उसकी आंखें हर सुबह लाल हो जाती, तब सानिया अपने बिस्तर में दुबकी सपनों की उस रंगीन डिजिटल दुनिया में खोई रहती। जब अमीना दुकान के तख्ते पर बैठकर ग्राहकों की बाट जोहते जोहते ऊँघ जाती, तब सानिया अपने कमरे के अंधेरे कोने में या सहेलियों की छत पर बैठकर उस मोबाइल की दुनिया में हंसती, बातें करती और उन लोगों की जिंदगी देखती जिनकी जिंदगी उसकी जिंदगी से उतनी ही दूर थी जितनी जमीन से आसमान। वह उन लड़कियों के वीडियो देखती जो खूबसूरत कैफे में कॉफी पीती थी, महंगे कपड़े पहनकर इतराती थी, और जिनकी दुनिया में कीचड़ और धुएं की कोई जगह नहीं थी। हर वीडियो के साथ उसकी अपनी जिंदगी उसे और ज्यादा चुभने लगती। एक सुबह घर में वह रोज वाली हलचल नहीं थी। चूल्हे से उठता करवा धुआं नदारत था, और हवा में शक्कर की मीठी महक की जगह एक अजीब सी भारी खामोशी घुली हुई थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि उसने सानिया को उसकी नींद से जगा दिया। उसने बाहर आकर देखा, माँ चादर ओढ़े बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उनका चेहरा दर्द से पीला और होंठ सूखे हुए थे। सानिया ने डरते डरते उनके माथे पर हाथ रखा। वह आग की तरह तप रहा था। यह वो पल था जब मोबाइल की चमकदार स्क्रीन चकनाचूर हो गई, अनदेखी की चादर झलकर राख हो गई, और हकीकत की बेरहम तपिश ने सानिया के वजूद को झुलसा कर रख दिया। गांव के हकीम, जो मर्ज पहचानने से ज्यादा अंदाजा लगाते थे, ने कुछ पुरिया देकर माँ को हफ्तों तक बिस्तर से न उठने की सख्त हिदायत दी। अब घर चलाने और माँ की दवा का खर्च सानिया के नाजुक कंधों पर आ पड़ा था। उसके अंदर एक बवंडर उठ खड़ा हुआ, डर और बेबसी का बवंडर। उसने माँ के सिरहाने रखी, तेल और हल्दी के दागों वाली पुरानी डायरी उठाई जिसमें मिठाइयों की तरकीबें लिखी थीं।
वह डायरी अमीना के हाथों की मेहनत की गवाह थी। उसके पन्ने पसीने और आंसुओं से नम थे। कांपते हाथों और डरे हुए दिल के साथ उसने रसोई में कदम रखा। यह उसके लिए एक अनजान दुनिया थी। पहली बार बेसन भूनते हुए उसके हाथ जले तो उसकी चीख निकल गई। चाशनी कभी पत्थर जैसी सख्त हो जाती तो कभी पानी जैसी पतली। कई बार वह हताश होकर वहीं रसोई के फर्श पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगती। फिर उसे अपनी बीमार माँ का पीला चेहरा याद आता, उनकी दर्द भरी आंखें याद आती और वह अपने आंसू पोंछकर एक नई हिम्मत के साथ फिर से जुट जाती। कुछ दिनों की अथक मशक्कत के बाद वह एक भारी दिल और अनजाने खौफ के साथ दुकान पर जाकर बैठ गई और तभी दुकान का मंजर बदलने लगा। दुकान पर भीड़ लगने लगी, लेकिन यह भीड़ मिठाई की नहीं, सानिया की खूबसूरती की दीवानी थी। वे मिठाई खरीदने के बहाने घंटों खड़े रहते। कोई पैसे देने के बहाने उसकी उंगलियों को छूने की नापाक कोशिश करता तो कोई ऐसी द्व्यर्थी बातें करता कि सानिया शर्म से लाल हो जाती। उन नजरों में हवस की ऐसी चिपचिपाहट होती कि सानिया को अपनी चमड़ी पर हजारों कीड़े रेंगते हुए महसूस होते। वह हर शाम अपनी रूह पर लगे जख्मों की कमाई लेकर घर लौटती और चुपचाप माँ के सिरहाने बैठकर उनके पैर दबाने लगती ताकि उसके आंसू माँ को दिखाई न दें। एक रात दिन भर की जिल्लत से चूर और भविष्य की चिंता में डूबी सानिया घर का पुराना सामान ठीक कर रही थी। तभी उसकी नजर माँ के उस भारी शीशम की लकड़ी के संदूक पर पड़ी। वह संदूक हमेशा बंद रहता था और उसकी चाबी अमीना अपने पल्लू में बांध कर रखती थी। आज शायद जल्दी में माँ उसे बंद करना भूल गई थी। एक अनजानी उत्सुकता के मारे सानिया ने उसका भारी ढक्कन उठाया। पुरानी तस्वीरों और जरी वाले कपड़ों के ढेर के नीचे एक छोटा सा मखमली बटुआ था। उसके अंदर शीशे की एक छोटी सी बेहद खूबसूरत नक्काशीदार शीशी रखी थी। उस शीशी का डिजाइन इतना बारीक और अनोखा था कि लगता था जैसे उसे इंसानी हाथों ने नहीं बल्कि परियों ने बनाया हो। उसे देखते ही सानिया को माँ की सालों पुरानी चेतावनी याद आ गई। जब एक बार बचपन में उसने उस संदूक को खोलने की कोशिश की थी, माँ ने उसे डांटते हुए कहा था, उस इत्र को कभी हाथ मत लगाना, वह आम खुशबू नहीं, एक वहम है, एक धोखा है जो रूह को भटका देता है। पर आज सानिया की हताशा, उसकी बेबसी और हर रोज की जिल्लत माँ के उस पुराने डर पर भारी पड़ गई। उसने सोचा, और क्या बुरा होगा मेरी जिंदगी में, मैं पहले ही दोजक में जी रही हूँ। उसने कांपते हाथों से उस इत्रदान का क्रिस्टल का ढक्कन खोला। जो खुशबू उस शीशी से निकली वह इस दुनिया की नहीं लगती थी। वह सिर्फ एक खुशबू नहीं, एक पूरा एहसास थी, एक नशा थी। उसमें ताजे खिले हुए रात की रानी और गुलाबों की नरमी थी, चंदन की पाकीज़गी थी, बारिश के बाद मिट्टी से उठती सौंधी महक थी और कुछ ऐसा रहस्यमय था जो सीधे रूह के अंदर उतरकर उसे अपनी गिरफ्त में ले ले। उस खुशबू में एक अजीब सी कशिश थी, एक वादा था, एक उम्मीद थी। उसने एक पल सोचा, फिर अपनी सारी हिम्मत बटोरकर उस इत्र की एक बूंद अपनी कलाई पर और एक अपनी गर्दन पर लगा ली। अगली सुबह जब सानिया उस इत्र को लगाकर दुकान पर बैठी तो हर चीज बदली हुई थी। दुकान पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। वे सब उस खुशबू के पीछे पीछे दीवानों की तरह खींचे चले आए थे। आज उनकी नजरों में हवस नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सम्मोहन था, एक अकीदत जैसी दीवानगी थी। वे बस चुपचाप उसे देखते रहते, जैसे किसी आसमानी मखलूक को तक रहे हों। उस दिन बेहिसाब बिक्री हुई। महीने भर की कमाई एक दिन में हो गई। घर में अब पैसों की कमी नहीं रही। सानिया खुश थी। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मुश्किलें हल हो गईं। उसे लगा कि आखिरकार उसे उस 6 इंच की स्क्रीन वाली दुनिया का एक टुकड़ा मिल गया है। पर वह नहीं जानती थी कि जिस खुशबू ने इंसानों को अपनी तरफ खींचा था, उसने एक ऐसी दुनिया में भी हलचल मचा दी थी जो इंसानी नजरों से ओझल थी। सदियों से पास के एक वीरान मुगल कालीन खनाहर में कैद एक ताकतवर जिन्न उस खुशबू से जाग उठा। ये कोई आम जिन्न नहीं, बल्कि जिन्हों की सबसे शक्तिशाली और सरकश कौम का इफ्रित था, जो आग से बना था और जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। वह खुशबू उसके लिए एक पुकार थी, एक ऐसी पुकार जिसे वह सदियों से सुन रहा था, लेकिन जो कभी इतनी साफ और इतनी करीब नहीं थी। वह उस महक के स्रोत को खोजता हुआ बिशनपुर गांव तक आ पहुंचा। जब उसने सानिया को